और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। बोल 85। धन्यवाद। सभा को संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। बोल 85। बोल 85। साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा आज की ये रैली आयोजित की गई है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये नया नाम है और ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्या है, इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताया जाना जरूरी है। जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय में एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, एनडीए। तो उसमें भी 30-40 पार्टी के लोग सारे देश भर में इकट्ठा आकर उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, ये मानते हुए कि एक पार्टी की सरकार नहीं बनाई जा सकती। इसलिए उन्होंने ये गठबंधन बनाया। गठबंधन का नाम रखा एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। सोनिया गांधी ने भी मान लिया कि अकेले कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनाया जाना संभव नहीं है। इसलिए सोनिया जी ने यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नाम का गठबंधन बनाया और उसका नाम रखा यूपीए। तो ये यूपीए कांग्रेस ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया। उसी तरह से इस देश में एएससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो छोटे छोटे दल है, मध्यम दल है, राज्य लेवल के दल है, राष्ट्रीय लेवल के दल है, उन लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को शॉर्ट में, जैसे बीजेपी ने एनडीए नाम दिया, जैसे कांग्रेस ने यूपीए नाम दिया, वैसे हमने हमारे गठबंधन को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, और जो शॉर्ट फॉर्म है वो है राष्ट्रीय का आर, परिवर्तन का पी और मोर्चा का एम, आरपीएम। हमने हमारा भी गठबंधन बनाया आरपीएम। अभी आरपीएम जो है ये अभी आपके जबान पर चढ़ा हुआ नाम नहीं है, ये नया नया नाम है, यानी नया मसाला बनाकर अभी ये आप लोगों के सामने परोसा गया है। ये नया मसाला है। तो इसलिए ये आरसीएम नया नया है।
और जब इसको हमने बनाया था तो उसमें 31 पार्टी के लोग थे उत्तर प्रदेश में। अभी ये 35-36 हो गए हैं। तो इस तरह से ये गठबंधन चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला है, राष्ट्रीय स्तर पर क्यों काम करने वाला है? क्योंकि इस देश में जो व्यवस्था बदलनी है वो केवल उत्तर प्रदेश में बदलनी नहीं है, सारे देश भर में बदलनी है। और हमारा संगठन भी जो बुनियादी संगठन है वामसेफ, ये वामसेफ संगठन जब काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया था तब 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेफ संगठन था। 13 स्टेट में 140 जिलों में था। और अब हमने इसे 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला चुके हैं। इतना बड़ा संगठन हो गया है, इतना विशाल संगठन हो गया है। और 19 साल की उम्र से, जब मेरी उम्र 19 साल की थी तब से हमने ये काम शुरू किया। अभी 21 नवंबर को हमारी 64 साल की उम्र पूरी हो गई और 65 में हमने प्रवेश किया। तो 45 साल लगाकर, लगभग 45 साल से संघर्ष करके लगाकर इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया इस देश में। छोटा मोटा संगठन नहीं है, छोटा मोटा आंदोलन नहीं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि आज के तारीख में कोई ऐसा व्यक्ति जिंदा हो जो संगठन बनाने के लिए 500 जिलों में घूमकर, फिजिकली घूमकर मीटिंग लेकर आया हूं, तो उसका नाम वामन मेश्राम है। भारत में कोई आदमी ऐसा जिंदा नहीं है जो फिजिकली 500 जिलों में जाकर घूमा हो, 500 जिलों में मीटिंग लिया हो। 714 जिले हैं भारत में, 674 जिलों में हमें संगठन बनाना है। 567 जिलों में बना चुके हैं और इतना बड़ा संगठन बना चुके हैं कि इस संगठन के बल पर 2 बार भारत बंद किया। एक बार 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ 200 पॉइंट रोस्टर लाने के लिए हमने भारत बंद करवाया था और बड़े पैमाने पर भारत बंद हुआ और नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करना पड़ा और 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करके 200 पॉइंट रोस्टर लाना पड़ा। रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। नहीं तो नरेंद्र मोदी इतना अकड़ू है, इतना अकड़ू है। अकड़ू समझते ना, बहुत अकड़ने वाला है। आदमी मरने के बाद ज्यादा अकड़ता है। तो गांव देहात के लोग बोलते अरे तेल लगाओ, थोड़ा सा घी लगाओ, थोड़ा सा नरम रहना चाहिए, नहीं तो बहुत अकड़ जाएगा, है ना। गांव देहात के लोगों को मालूम है।
मरने के बाद आदमी बहुत अकड़ता है, मगर नरेंद्र मोदी जो है अभी जिंदेपन में ही बहुत अकड़ता है। तो हमने उसको सीधा किया और संसद में संविधान संशोधन पास करवाया। इतना बड़ा भारत बंद किया था, यानी कितनी बड़ी ताकत संगठन ने पैदा की, वो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। आप लोगों के समर्थन से इतनी बड़ी ताकत पैदा की गई है, और आने वाले समय में गांव गांव में अगर आप इस विचारधारा का प्रचार कर दोगे तो 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे, और भारत में एक भी आदमी नहीं रहेगा ऐसा जिसको मालूम नहीं होगा कि वामन मेश्राम उसकी लड़ाई लड़ रहा है। सबको मालूम हो जाएगा, और जितने लोगों को भी मालूम हो जाएगा वो फिर बाहर नहीं रहेगा, हमारे साथ में रहेगा। और जब हमारे साथ में आ जाएगा सारा का सारा, तो ये जो लोग है ना दिल्ली में अभी सत्ता में है, ये हवा में उड़ जाएंगे। ये लोग हवा में उड़ जाएंगे। हमारे ही लोगों के समर्थन से दिल्ली में पहुंचे हैं, राम का नाम लेकर पहुंचे हैं। तो जिन लोगों ने राम का नाम लेकर अभी दिल्ली की गद्दी काबिज की, उन लोगों को राम नाम सत्य कराना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। राम नाम सत्य जानते हो ना? तो इतनी बड़ी संगठन की ताकत हमने पैदा की और भारत बंद किया। फिर दूसरी बार भारत बंद किया 29 जनवरी 2020 को सीएए के मुद्दे पर भारत बंद किया। तो ये सीएए क्या है? तो सीएए क्या है जिस पर हमने भारत बंद किया था, वो आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। आपको मालूम होना चाहिए ये सीएए क्या है। पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का नाम लेकर, बांग्लादेश का नाम लेकर एक कानून बनाया, और मुझे कुछ दिन पहले आसाम के लोग आसाम में बुलाया, क्योंकि आसाम में ये लागू किया उन्होंने सीए। तो वहां बुलाया, तो वहां एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो गए, और ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी इकट्ठा हो गए, और उन्होंने बुलाया बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। तो मैंने पूछा आसाम के लोगों को कि जब ये सीए का आंदोलन चल रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे? कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का जब आंदोलन चल रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे? तो उन्होंने मुझे कहा, एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग आंदोलन में थे। ये क्या करने के लिए गए थे? कहा बांग्लादेशी लोगों को खदेड़ने के लिए गए थे वहां। तो अब क्या हो रहा है? कहा हमको ही खदेड़ा जा रहा है, हमारा ही समर्थन लेकर बांग्लादेशियों को खदेड़ेंगे कहा, और अब कानून हमारे ही विरोध में बनाया। तो कुछ लोगों ने कहा आसाम के कि अब एक ही आदमी है आपको बचा सकता है। तो हमने पूछा कौन है? वामन मेश्राम, उसके पास जाना होगा। तो फिर आपके पास आए। तो हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सीएए के विरोध में भारत बंद किया। नहीं तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह डेली कहते थे सीएए 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 सीएए, डेली कहते थे। और जब मैंने भारत बंद किया, भारत बंद में क्या हुआ
SC ST OBC इकट्ठा हो गए, क्योंकि उनके विरोध में था, उनको खदेड़ने का मामला था। और मुसलमानों ने भी बहुत बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया। तो SC ST OBC प्लस मुसलमान सारे इकट्ठा हो गए और पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया। जब ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया, तब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने CAA बोलना बंद कर दिया। अभी CAA कोई बोलता है? अभी बोलता है कोई? बोलती बंद करवा दिया, बोलना ही बंद हो गया, बोलती बंद करवा दिया। इतना बड़ा भारत बंद करवाया, तो इसका रहस्य क्या है? RSS के, BJP के, विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे, जब हमारा भारत बंद सफल हो गया तो बैठे। बैठने के बाद उन्होंने सोचा आपस में, क्या सोचा? ये CAA का मुद्दा तो वामन मेश्राम का मुद्दा तो है ही नहीं, ये तो हमारा मुद्दा है, मुद्दा हमारा है। हमने वामन मेश्राम के हाथ में दे दिया CAA, और उसी को लेकर लपक कर उसने भारत बंद कर दिया। ये तो मुद्दा तो हमारा है। हमारी वजह से SC ST OBC और मुसलमान इकट्ठा आ गए, नहीं तो हम इस देश में डेली SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाते हैं, मुसलमानों से भिड़ाते हैं, डेली लड़ाई लगाते हैं, डेली लड़ाई लगाते हैं। SC ST OBC वर्सेस मुसलमान, मुसलमान वर्सेस SC ST OBC, इनको डेली लड़ाते हैं। मगर CAA की वजह से SC ST OBC प्लस मुसलमान इकट्ठा आ गए, और हमारी नालायकी की वजह से सारा ऐसा हो गया। हमने CAA नहीं लिया होता तो ये इकट्ठा नहीं आते। तो फिर किसी ने पूछा कि फिर क्या करे? कि अब CAA पीछे लेना होगा, नहीं तो वामन मेश्राम दोबारा भारत बंद कर देगा। पहले के मुकाबले और ज्यादा भारत बंद हो जाएगा। तो जब हमने भारत बंद किया तो विरोधी पार्टी के लोगों ने संसद में अमित शाह को पूछा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको बता रहा हूं। अमित शाह ने संसद में बोला था, कोई ताकत नहीं है, सारे भारत भर में CAA लागू करेंगे, कहा था। तो विरोधी पार्टियों ने पूछा अमित शाह को कि CAA भारत भर में लागू करने वाले थे आप, कहां तक तैयारी आ गई आपकी? अमित शाह को पूछा। अमित शाह का जो स्टेट मिनिस्टर था किशन रेड्डी, राज्य मंत्री, उसको बुलाया अमित शाह ने कि मैंने कहा था साला देश भर में लागू करेंगे, अब कौन से मुंह से कहो कि नहीं लागू कर सकते? मेरे पास तो कोई मुंह रहा नहीं अभी, तो ऐसा कर मेरी इज्जत बचा ले, तू बोल दे। किशन रेड्डी पार्लियामेंट में खड़ा हो गया, होम मिनिस्टर स्टेट, राज्य मंत्री। अब कहा, क्योंकि विरोधी पार्टियों ने पूछा था, क्या पूछा था कि CAA भारत भर में आप लागू करने वाले थे, कहां तक तैयारी आ गई है? तो किशन रेड्डी ने जवाब दिया, सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है, सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है, और अगर विचार करेंगे तो फिर मैं एक बार और भारत बंद कर देता हूं। तो विचार करने वाले नहीं है। 19,48,000 लोगों को आसाम में उन्होंने नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। उसमें केवल 5 लाख लोग मुसलमान हैं।
मुसलमान का नाम लेकर ये कानून बनाया। बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों के नाम पर कानून बनाया। उसमें केवल 5 लाख मुसलमानों निकाले और 14,48,000 SC ST OBC को निकाल दिया। 14 लाख SC ST OBC को निकाल दिया। अब SC ST OBC दुनिया में कहीं है ही नहीं, इधर ही है। अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, ये भेजेंगे कहां, ये यही है। तो अभी एक RTI में एक आदमी ने पूछा कि 19,48,000 में 5 लाख मुसलमान और 14 लाख SC ST OBC, आप तो कह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे, SC ST OBC को आपने निकाल दिया। तो अभी RTI में पता चला कि वास्तव में कितने लोग विदेशी है। तो RTI में सरकार ने जवाब दिया 1032 लोगों के पास ही कागज नहीं है। 1032 लोगों के पास ही कागज नहीं है 19,48,000 में से। बाकी सभी लोगों के पास कागज है। केवल 1032 लोगों के पास ही कागज नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लोग कहते बीजेपी RSS वाले कि बांग्लादेश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिन SC ST OBC को सताया जाएगा उनको भारत में लाकर उनको नागरिकता दी जाएगी। वहां के SC ST OBC जिसे ये लोग हिंदू कह रहे हैं, वहां से हिंदू आएंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी। RSS बीजेपी के लोग SC ST OBC को भारत में हिंदू कहते हैं, उनको निकाल रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को बुलाकर यहां नागरिकता दे रहे। वारे महान लोग साले RSS बीजेपी के लोग हैं। और आखिरकार आंकड़ा सिद्ध हुआ केवल 1032 लोगों के पास ही कागज नहीं है। नरेंद्र मोदी को पूछो, तुम्हारे मां के पास जाओ, पूछो कि मेरा बाप कब पैदा हुआ था, उसका कागज है? तो उसके मां का रिकॉर्ड और बाप का रिकॉर्ड मिलेगा कि बरसात का दिन था, बरसात बरस रही थी, तब उसकी माँ जो है बच्चा पैदा कर रही थी, जो नरेंद्र मोदी का बाप है। कौन से साल का बरसात थी? ये पता नहीं, बरसात चल रही थी, साल का पता नहीं है। अच्छा तारीख, अरे तो साल का ही पता नहीं तो तारीख का पता कहां से होगा? 86 में कानून बना जन्म तारीख वाला, भारत सरकार ने कानून बनाया 86 में, और कागज मांग रहा 1950 का। अरे तो नालायकी की साली हद हो गई भाई। तुम खुद कानून बना रहे हो 86 में, तुम्हारे पास ही कागज नहीं है। अब भारत का आदमी कागज मांगने के लिए अमेरिका जाएगा क्या? ये हमको कागज दो भाई, हम यहां पैदा हुए। अबे तुम्हारे पास ही कागज नहीं है, तुम ही कानून बना रहे 86 में, कागज मांग रहे हो 1950 का। और उस समय किसी के भी दादी को जाके पूछो, दादी मेरा बाप पैदा कब हुआ? वो अमावस्या का दिन था, पूर्णिमा का दिन था, तब तेरा बाप पैदा हो रहा था बेटा। अच्छा वो कौन से साल की बात है? साल तो पता नहीं बेटा, अमावस्या थी। वो कैसे याद रही दादी? काली रात थी ना, इसलिए तो तेरा बाप काले रंग का पैदा हो गया। रात जो है वो काली थी इसलिए याद रह गया। पुराने जमाने के लोगों को पूछो आप
वो यही बताते हैं, किसी के पास कोई कागज बागज नहीं है। यहां जितने भी लोग हैं यहां, उनका जो स्कूल में सर्टिफिकेट है किसी का भी सच नहीं है। मेरा खुद का सच नहीं है। स्कूल में लिखा है 5857। एक बार मेरी मां सफाई कर रही थी, तो सफाई करते करते लाल कपड़े में बांधा एक तांबे का पतरा मिला। मैंने मां को पूछा ये क्या है? कहा ये तेरा जन्म तारीख है। सोनार के पास जाकर लिखवा के लाया था मैंने। तो उसमें मैंने पढ़ के देखा तो 21/11/57, 5857 स्कूल में है। तब मुझे पता चला। तो इस तरह से किसी का भी, इसलिए तो कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जब कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी के पास होने का डॉक्यूमेंट पूछा तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, डॉक्यूमेंट मत मांगना। हाई कोर्ट ने रोक लगाया भाई, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। हाई कोर्ट वालों को भी मालूम नहीं है। चला उसी का डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तो बोलेगा इसको बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, इसको बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाओ। तो इस तरह से ये जो लोग हैं, ये लोग इस देश में सीए का कानून हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने के लिए ये मामला खड़ा किया गया है और कुछ नहीं है। क्योंकि अशोक सिंघल मर गए, मरने के पहले उन्होंने ब्राह्मणों को सलाह दी, अरे 4-4 बच्चे पैदा करो, कम से कम 4-4 तो करो। आप ब्राह्मण के घर में जाओ, मुश्किल से 2 बच्चे रहते, मुश्किल से, ज्यादातर तो एक ही रहता है और बहुत मुश्किल से 2 रहते हैं। तो उसने खुद ही जाके देखा ब्राह्मण के घर में, तो कहा 4-4 तो पैदा करो। एक माताजी ने कहा 6-6 करो, दूसरी माताजी ने कहा 10-10 करो। माताजी को पूछा गया, माताजी आपने कितने पैदा किए? कहा कि मैं तो माताजी हूं, मैं कैसे पैदा करूं। दूसरा सवाल माताजी को पूछा, जब आपने पैदा ही नहीं किया तो माताजी कैसे हो गई? पैदा करने के बाद ना कोई आदमी माता होती है, बगैर पैदा किए ही माताजी कैसे हो गई? तो ये जो माताजी लोग हैं, इनको बच्चा पैदा करने का कोई हुनर नहीं है, बच्चा पैदा करने का कोई अनुभव नहीं है कि कैसे बच्चे पैदा किए जाते हैं, कैसे पालन पोषण किया जाता है, कैसे स्कूल में लेके जाया जाता है और बच बचा कर बच्चे को घर में लाना पड़ता है, तब जाकर के बच्चा जो है जवान होता है। माताजी को पता नहीं हो तो केवल पैदा करने का सलाह दे रही है। तो इनके संख्या जो है वो तो संख्या SC ST OBC की है, हम लोगों की संख्या है। हमको कोई अशोक सिंघल की सलाह की जरूरत है बच्चा पैदा करने में? बिल्कुल कोई सलाह की जरूरत नहीं है। हमारे लोग हजारों सालों से बच्चे पैदा कर रहे हैं और 4-5 से कम करते ही नहीं। लालू जी के 9 है, अभी कल परसों फोटोग्राफ आया पूरा का पूरा 9 का। तो रियलिटी जो है वो बता रहा। तो इस तरह से संख्या के मामले में ये लोग अल्प है। जब अल्प रहेंगे, 1 या 2 संख्या में रहेंगे, तो गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव होगा और 2 ही वोट होंगे, तो चुनाव लड़ने की भी हिम्मत कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता। जीतने का तो छोड़ो ही छोड़ो। तो जो ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच कहां से बनवाएगा? जो सरपंच नहीं बनवा सकता, वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान का नौटंकी खड़ा करके ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जाता है
तब SC ST OBC के लोग हिंदू हो जाते हैं। जब फसाद होता है तब लोग हिंदू हो जाते हैं, और जब शांति रहती है तब SC ST OBC होता है। शांति, फसाद होता है तो हिंदू होता है। इसका मतलब है ये जो फसाद है ये हिंदू बनाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अन्यथा प्रचार करके किसी SC ST OBC को हिंदू नहीं बनाया जा सकता। समझा बुझाकर किसी SC ST OBC को हिंदू नहीं बनाया जा सकता। ये तो हमारे मुस्लिम भाई है जो ब्राह्मणों की मदद कर रहे हैं। हम सबको हिंदू कहते रहते, SC ST OBC हिंदू। संविधान हमको कहता है ये SC ST OBC। मुस्लिम भाई कहते हैं ये सब हिंदू है। जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू है। ऐसा हमारे मुस्लिम भाई कहते रहते हैं। जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू है। यानी एक तरह से मुस्लिम भाई ब्राह्मणों की मदद करते हैं, और जब वो सबको हिंदू कहते हैं तो ब्राह्मणों के अकाउंट में हम लोगों को जमा कर देते हैं, और हमारा अकाउंट 0 हो जाता है। जब SC ST OBC को हिंदू कह देते हैं मुस्लिम भाई हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं जानबूझकर कर रहे, मुसलमान हम लोगों को जानबूझकर हिंदू कह रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं ब्लेम नहीं दे रहा हूं, आरोप नहीं कर रहा हूं। उनको मालूम नहीं है ये हिंदू मामला है क्या, ये मालूम नहीं है। हिंदू का बहुत छोटी व्याख्या बताता हूं। हिंदू का मतलब, मुसलमान भाइयों को बता रहा हूं, हिंदू का मतलब ब्राह्मण का पुश्तैनी गुलाम। केवल गुलाम नहीं, पुश्तैनी गुलाम। पुश्तैनी गुलाम का मतलब बाप दादा परदादा लकड़दादा और न जाने कौन से दादा से लगातार चला आ रहा है, पुश्तैनी गुलाम। अब इस्लाम जो है गुलामी की व्यवस्था के विरोध में, गुलाम की का समर्थन नहीं करता है इस्लाम। मोहम्मद साहब ने गुलामों को आजाद कराया, वो गुलामी के विरोध में है सारी बातें, इसलिए बता रहा हूं। तो मुसलमान जानबूझकर हिंदू कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। उनको मालूम नहीं है हिंदू मामला क्या है। मैं उनके जानकारी के लिए, आपके जानकारी के लिए भी बता दूं, हमारे छोटे मोटे पुरखे नहीं थे। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, चंद्रगुप्त मौर्य, हम उनके खानदान के लोग हैं जिसका आखिरी सम्राट बृहदत्त मौर्य पाटलिपुत्र में, ये हम मूल निवासियों का साम्राज्य था। और सम्राट बृहदत्त मौर्य छोटी उम्र में होने की वजह से पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने उसकी हत्या की, और वहां के लोग उसके पीछे पड़ गए। तो वहां से दौड़ लगाकर भाग कर आया फैजाबाद के पास, अयोध्या नाम की नगरी बसाई पुष्यमित्र शुंग ने। उत्तर प्रदेश की सरकार में ये इतिहास पढ़ाया जाता है कि इतिहास में अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। रामायण जो काल्पनिक लिखी गई उसमें लिखा है अयोध्या का राजा राम था, रामायण में। और इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आज के इतिहास में उत्तर प्रदेश में योगी के सरकार में पढ़ाया जा रहा है अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। कुछ लोग अयोध्या गए, कहा कि राम अयोध्या के राजा थे तो राजमहल तो होगा यहाँ, कहा कि है। कौन है? कहा कि मिश्रा नाम का ब्राह्मण है वहां राजघराने का। राम का राज राम का था तो मिश्रा कैसे आज उसका राजघराना हो गया? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण था।
ब्राह्मण राजघराने का राजमहल है, अयोध्या में है, हम लोग छानबीन नहीं करते, है। और राजमहल में मिश्रा नाम का ब्राह्मण रहता है। कहा कि हमारे पुरखे राजा थे अयोध्या के। तो हमारे लोगों ने कहा, अरे खुलकर कहो ना, तुम राजा थे, खामखा राम को बता रहे, तुम्हारे पुरखे राजा थे, कहो ये अयोध्या के राजा तुम्हारे पुरखे थे, कहो कि नहीं ये बंद मुट्ठी ही 1.25 लाख की ठीक है, ये झूठा ही ठीक है। हमने कहा ये अयोध्या रामायण में लिखा हुआ है, सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या रामायण में लिखा है, सरयू नदी के किनारे बसा है। जाओ तो अभी देख के आ जाओ, घाघरा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और मैं जब जा रहा था 4 व्हीलर से, जब मैं ये कहा तो ब्राह्मणों का डेलीगेशन योगी को जाके मिला कि वामन मेश्राम ऐसा कह रहा है कि रामायण में जो सरयू लिखा हुआ है वो झूठ है, ये तो सारा रामायण झूठ हो जाएगा, योगी जी कुछ करो। तो उसने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, बुलाकर क्या किया, योगी जी ने क्या किया जानते हो? मंत्रिमंडल में रेजोल्यूशन पास किया कि आज से इस नदी का नाम घाघरा था, सरयू हो गया है। तो रिकॉर्डेड एविडेंस हो गया, यहां घाघरा ही था। वामन मेश्राम जो कह रहे हैं वो बात सही है, घाघरा था, हमने आज से बदल दिया, आज से इसका नाम सरयू होगा। उसके बाद मैं गाड़ी लेकर गया, जब गाड़ी लेकर गया तो जो बोर्ड जो लिखा हुआ था नदी के किनारे, घाघरा ही है, अभी भी घाघरा ही है, बोर्ड अभी भी घाघरा ही है। अब होगा कि बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये चुनावी मुद्दा हो जाएगा। उनको कहां मालूम है कि साला बोर्ड अभी हुआ ही लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों को भी और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं, ये जो पुष्यमित्र शुंग है उसने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की ईसा पूर्व 185 में, ईसा पूर्व मतलब ईसा का जन्म होने के 185 साल पहले यह हत्या हुई। पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। यह साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था जानते हो? अफगानिस्तान तक भारत था, अभी भी नक्शा देखो, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो हम लोग किसी मापदंड में हिंदू नहीं है, हिस्टोरिकली हिंदू नहीं है। तो ये थोप रहे मौलाना हमारे ऊपर हिंदू हिंदू हिंदू, हाँ? हम लोगों को जबरदस्ती करे हिंदू है, जब हमारे बाप दादा हिंदू नहीं थे। मुसलमानों के आगमन के साथ में हिंदू शब्द आया। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, इसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा हुआ नहीं है। हिंदू भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है और अर्थ है काला, चोर, नलायक, और भी है क्या विकास? गुलाम, काफिर, ये लिखा हुआ है। वो हमको क्या कहते हैं ब्राह्मण लोग? हिंदू। तो इसका मतलब है काला। ब्राह्मण हमको कह रहे तुम काले हो, काफिर हो, और भी कुछ है, चोर हो, गुलाम हो, गाली दे रहे, हमको गाली दे रहे। तो मुस्लिम भाइयों को यह कहना चाहता हूं, अरे ब्राह्मण हमको गाली दे रहे हैं तो समझ में आता है, आप क्यों दे रहे हैं? ब्राह्मण हमको गाली दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हो? ब्राह्मण को हम निपट लेंगे, मगर आपको तो लिपटना चाहते हैं भाई।
है? आपके साथ तो भाईचारा बनाना चाहते हैं, उनको तो निपटना चाहते हैं, और 2 बार भारत बंद करके सड़कों पर इनको निपटा। हमारा हो सकता है एमएलए चुन करना आए, एमपी चुन करना आए, मगर सड़कों पर निपटने में हम ही मास्टर है। इनको सड़कों पर निपट सकते हैं। जब गांधी ने सड़कों की लड़ाई शुरू करके अंग्रेजों को सड़कों पर निपटा, तो वैसे हम गांधी का कोई रास्ता मानते नहीं है, मगर निपटने का रास्ता अच्छा है। सड़कों पर निपटने का रास्ता अच्छा है। और 10 साल में, आने वाले 10 साल में कोई भारत में आदमी नहीं रहेगा, कोई इनका मीडिया वाला हमारे आंदोलन की खबर छापे तो मालूम होगा, ना छापे तो भी मालूम होगा। ये 10 साल में हर आदमी को मालूम होगा ये लड़ाई वामन मेश्राम हमारी लड़ रहे हैं। अभी उन्होंने नई संसद बनाने का ऐलान किया और वहां नए संविधान के साथ प्रवेश करने की घोषणा की। देखो, बहुत खास बात समझा रहा हूं कि उस नए संसद में नई संविधान के साथ प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो 28 मिनिस्टर ओबीसी के, 12 मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट के, 8 मिनिस्टर शेड्यूल ट्राइब के, आदिवासी के, ये जो बनाए हैं वो हमारे लिए नहीं बनाए हैं, संविधान बदलने के लिए उनका समर्थन चाहते हैं, इसलिए बनाए। संविधान बदलने के लिए, समर्थन हासिल करने के लिए उन्होंने मिनिस्टर बनाए, किसी को कोई पावर नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने किसी को कोई पावर नहीं दिया। क्या कहा? जाओ जन आशीर्वाद लेने के लिए जनता में जाओ। अरे मिनिस्टर जनता में थोड़ी भेजा जाता, कैबिन में बैठाना पड़ता है, उसको फैसले लेने का अधिकार दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, जाओ जन आशीर्वाद लो। वो तो वामन मेश्राम को जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है तुम लोगों की वजह से। तुम अगर नहीं जाओगे और जनता का आशीर्वाद नहीं लोगे तो आशीर्वाद जनता का वामन मेश्राम को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, और अगर ज्यादा मिलेगा तो फिर जानते हो निपटेगा सड़कों पर। खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, आसन्न खतरा। खतरा बस अब पहुंच गया, नजदीक पहुंच गया। तो हम लोगों का ये इतिहास समझना होगा, और जो वो बदलना चाहते हैं उसके लिए गांव गांव में जाओ, बूथ लेवल का संगठन खड़ा करो। हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, हमारे ही समर्थन से उनको ताकत मिल रही है। हमारे लोगों को क्या कहते हैं? अरे ये तो हारने वाले हैं चुनाव में, इनको वोट दे करके क्यों अपना वोट जाया कर रहे हो, खराब कर रहे हो। वोट हारने वालों को देने से जाया नहीं जाता, केवल जीतने वालों को वोट दोगे तो वो फालतू नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? तुम जीतने वालों को वोट दो, वोट देने के बाद उसके पास जाओ कि हमने आपको वोट दिया, वो पूछेगा क्यों दिया, तो आप बोलोगे आप जीतने वाले थे इसलिए हमने आपको वोट दिया। तो वो बोलेगा तो तुम्हारे वोट देने से थोड़ी जीता, मैं तो पहले से ही जीत रहा था इसलिए तुमने वोट दिया, तो तुम्हारी अहमियत क्या है मेरे लिए? समझ में आया? समझा रहा, जो जीत रहा था तुमने वोट दिया उसको, तुम्हारी अहमियत 0 है, उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए तुम्हारी अहमियत किस लिए है? देखो, तुम हारने वालों को, कमजोर है मगर लड़ाई तुम्हारी लड़ रहा है, उसको वोट दिया, जमा हो गया, अकाउंट में जमा हो गया, कमजोर के अकाउंट में जमा हो गया। जितने ज्यादा संख्या में कमजोर के अकाउंट में वोट जमा होगा 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 होगा, अगर वो 6% से ज्यादा हो गया, पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। जैसे ही पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, उस विधानसभा का जो हारा हुआ 6% वाला हारा हुआ कैंडिडेट है, वो टेलीफोन करेगा, हेलो
इंस्पेक्टर साहब, मैं ये पासवान बोल रहा हूं। कौन जी पासवान? वो 6% से ज्यादा वोट पड़ा था ना, वो वाला। अच्छा हाँ सर, सर बोलिए सर। कौन पासवान बोला था ना उस इंस्पेक्टर ने? जैसे मैं वो 6% वाला ज्यादा परसेंट वोट पड़ा था, 6%। हाँ सर बोलिए सर। एकदम कौन का एकदम सर में आ जाता है, क्योंकि अब देश का कानून क्या है मालूम है? जो चौकी चलाने वाला इंस्पेक्टर होता है वो चौकी नहीं चलाता, एमएलए चलाता है उसके इलाके का। वो टेलीफोन से इसको एफआईआर दाखिल करो, उसको हटाओ, उसको ये करो, उसको वो करो। तो अगर तुमने कमजोर के समर्थन में 6% वोट डाल दिया तो उसका टेलीफोन असरदार हो जाएगा। तो ये गलत सोचने का तरीका है कि हारने वाला है यार, इसको वोट देख के क्या होने वाला है? अरे होने वाला है उसको ही वोट देख के, क्योंकि जो जीतने वाला था उसको तुमने वोट दिया तो बोलता है मैं तो पहले ही जीतने वाला था, तूने जीतने वालों को वोट दिया। नहीं देता तो भी मैं जीतने वाला ही था, तो तेरे वोट का मेरे को क्या वैल्यू है? तो ये बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम है कि जीतने वालों को वोट दिया जाए। जो लड़ाई लड़ रहा है, वंचित है, कमजोर है, कमजोर की आवाज उठा रहा है, अगर उसके समर्थन में जितने ज्यादा वोट इकट्ठा कर सकते हो, डलवा सकते हो, डालो। देखो उसके टेलीफोन का असर होगा। वो किसी अधिकारी को टेलीफोन करेगा, असर होगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा इसके पीछे विधानसभा के चुनाव क्षेत्र की जनता है। इसको मानना पड़ेगा, नहीं तो मोर्चा लेकर आ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा है कि ये हारने वाला है, उसको वोट देने की जरूरत नहीं है, जीतने वालों को वोट देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा गलत प्रोपेगेंडा, बेवकूफ बनाने वाला एजेंडा है। ये आपके इलाके का बुड़बक बनाने वाला एजेंडा है, ये बुड़बक बनाने वाला प्रचार है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है साथियों। अभी उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनसंख्या है। 23 करोड़ जनसंख्या का मुख्यमंत्री योगी है। पूछो आप कौन से स्कूल में पढ़े? पता ही नहीं उसको, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं। तो कुछ लोग बोलेंगे बोलना कैसे? अरे तो बोलना तो कंठ है ना, तो इसलिए हर आदमी को बोलना आता है। गांव देहात का आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है, सरपंच नहीं बनता, बनता ना। और कहीं कहीं गांव में बिल्कुल अनपढ़ आदमी बोलने में बहुत माहिर रहता है। नहीं, देखी हुई बात है। मैं देहात का ही रहने वाला हूं भाई, मेरा चाचा ही था, वो ऐसा बोलता था, वो ग्रेजुएट आदमी भी उसके सामने बोलने में हार जाता था, बोलने में। क्योंकि बोलने वाले के भजे बिकते हैं और जो बोलता नहीं है उसका सोना साला ऐसे धरा रहता है। बोलने वाला, ये जमाना ऐसा है। तो आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, उदाहरण दे के बता रहा हूं। योगी ये गोरखपुर के जो गोरखनाथ धाम है उसके महंत है। उनको मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने। मैं गोरखपुर के एयरपोर्ट पर गया, पहली बार गया तो देख के हैरान हो गया। जब मैं बाहर आ रहा था तो गोरखपुर के एयरपोर्ट का नाम पड़ा। तो गोरखपुर के एयरपोर्ट का नाम क्या था? गोरक्षनाथ एयरपोर्ट, गोरक्षनाथ एयरपोर्ट। अरे मैंने कहा भाई गोरखनाथ का गोरक्षनाथ कैसे हो गया? गोरखनाथ का गोरक्षनाथ कैसे हो गया? बदल दिया। गोरखनाथ एक आइडेंटिटी है, अलग पहचान है। गोरक्षनाथ दूसरी आइडेंटिटी है। गोरक्षनाथ का मतलब होता है गाय की रक्षा करने वाला। गोरक्षनाथ का मतलब होता है गाय की रक्षा करने वाला।
वो गाय को कौन मारते हैं? मुसलमान। वो बताना चाहते हैं ब्राह्मण। तो फिर किसके विरोध में लड़ना चाहिए? जो गाय को मारता है उसके खिलाफ लड़ना। तो गोरखनाथ जो है वो है कौन, या कौन थे गोरखनाथ? गोरखनाथ कौन थे आपको बताता हूं। बुद्धिज्म में 4 पंथ है, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। तंत्रयान शाखा के प्रधान आचार्य गोरखनाथ थे, बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट होने का सबूत बोलेंगे, सबूत क्या है? एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना? उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े पंडित ब्राह्मण हजारी प्रसाद, एक प्रसाद नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने लिखा कि ये इनका इतिहास बुद्धिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा सबूत मौलाना आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों के जितने साधु होते हैं, संत होते हैं, महंत होते हैं, वो जटाधारी होते हैं। जितनी ज्यादा लंबी जटा उतना महान संत है, बराबर है? लंबाई पर है वो, जटा कितनी लंबी है। कहीं कहीं तो जटाधारी नाम भी है, जटाधारी। ठीक है, मगर योगी आदित्यनाथ की जटा नहीं है, पूरा चंपी है, बाल ही नहीं, ऐसा नहीं है, मगर पूरा चंपी है। क्यों? क्योंकि इसकी परंपरा बुद्धिस्ट लोगों के साथ जुड़ती है, और बुद्धिस्ट संत, बुद्धिस्ट मॉन्ग, बुद्धिस्ट भिक्षु ये पूरी तरह से बाल साफ करते हैं। इस वजह से गोरखनाथ के कपड़े बौद्ध भिक्षु की तरह होते हैं, और ये जो योगी आदित्यनाथ के जो चंपी है वो भिक्षुओं की तरह है। ये दूसरा सबूत आपको बता रहा, हिस्टोरिकल बातें ब्राह्मण का उदाहरण देके बताया। इनका इतिहास के साथ संबंध जो है वो बुद्धिस्ट लोगों के साथ है। ब्राह्मण इस इतिहास को बदलना चाहते हैं। बदलने के लिए उन्होंने गोरखनाथ का नाम गोरक्षनाथ रखा, यानी गाय की रक्षा करने का काम। तो जो गाय की रक्षा करेगा उसको ब्राह्मण धर्मी बनाया जा सकता है समझ? क्योंकि SC ST OBC के लोगों को, मुसलमानों को गाय को मारने वाले, काटने वाले ही तो बताते हैं ना। आप लोगों को, मुसलमानों को पता नहीं, हम लोगों को पता है। ये हमारे अंदर आकर यही बताते हैं, ये गौ माता को मारने वाले, काटने वाले हैं। गोरक्षनाथ, ये इसका इतिहास बदलने के लिए एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाया, और चेले ने, जो गोरखनाथ जिसका गुरु है, उसने मुख्यमंत्री पद इसलिए स्वीकार किया ताकि वो बदला जा सके इतिहास। तो इसका मतलब है जो चेला है योगी आदित्यनाथ अपने गुरु के साथ धोखा करने का काम कर रहा है। जो धोखा करने का काम करेगा वो आदमी जनता के साथ क्या करेगा? जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो जनता का कैसे होगा? जो अपने गुरु का नहीं हुआ, अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा सम्मान गुरु को दिया जाता है, जो गुरु का नहीं हुआ वो जनता का कैसे होगा? तो इसलिए धोखाधड़ी के आरोप में इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। चुनाव में मौका है आप लोगों को, देख लो, बंदोबस्त करो चुनाव में। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों ने हिंदू वाहिनी नाम का संगठन चलाने वाले योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी के बेसिक मेंबर नहीं है, हिंदू वाहिनी नाम के संगठन के सदस्य है योगी आदित्यनाथ। आप लोग जरा छानबीन करो, आप यूपी के रहने वाले हो, हिंदू वाहिनी के है, बीजेपी के नहीं है। हाँ, तो उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। उनके मां बाप और उनका रजिस्टर नगर पालिका का घर उत्तरांचल में है। योगी आदित्यनाथ का रजिस्टर घर नगर पालिका का उत्तरांचल में है। तो बीजेपी के लोगों ने उत्तरांचल के आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर
23 करोड़ उत्तर प्रदेश की प्रजा का अपमान किया। एक भी आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने लायक बीजेपी को नहीं मिला। सारे नालायक। बीजेपी के लोगों ने 23 करोड़ लोगों को यूपी के नालायक माना। नालायक मानकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तरांचल से आदमी आयात किया। बाहर के प्रदेश के आदमी को लाकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और 23 करोड़ प्रजा जो उत्तर प्रदेश की है उसका अपमान किया। तो उसका अपमान, 23 करोड़ प्रजा का अपमान किया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका बदला लेना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए कि वो इसका बदला लेने का काम करेंगे। साथियों, एक बात कहकर मैं अपनी बात आप लोगों को, अपनी जो बात मैं कह रहा हूं उसे समाप्त करना चाहता हूं कि इस देश में आने वाले समय में बीजेपी के पास कहने के लिए, बोलने के लिए हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान का मामला कहने के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। अगर किया होता तो नरेंद्र मोदी ने वो काशी वाराणसी में नदी में उतरकर वो नौटंकी करने की जरूरत थी? जापान का प्रधानमंत्री आया, उसको लेकर गया, गंगा की आरती करवाया। नरेंद्र मोदी ने उससे सर्किट हाउस पर गया। प्रधानमंत्री जापान का नरेंद्र मोदी को पूछा कि मोदी जी, एक सवाल मन में आ रहा है, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? कि नहीं, पूछिए। आप बोल रहे बुलेट ट्रेन भारत में लगाना है, उसके लिए आप जापान से मदद चाहते हैं। जब आपको एक एक घंटा आरती करने में लगाने के लिए आपके पास समय है, तो जल्दी के लिए बुलेट ट्रेन होती है। आपके पास तो समय ही समय है। आरती कर रहे, घंटों लगा के कर रहे, तो आपके पास समय ही समय है, तो आपको बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? बुलेट ट्रेन तो उन लोगों को जरूरत है जिनको जल्दी विकास करना है और जल्दी पहुंचना है। उसके लिए ज्यादा तेजी से चलने वाली ट्रेन चाहिए। आपके पास तो घंटों आरती करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आपके पास समय है। नदी में उतरने के लिए, मगर नदी में उतरते वक्त 2-4 कपड़े पहन लिया कि गंगा का पानी लगना नहीं चाहिए चमड़ी को। नरेंद्र मोदी भी होशियार आदमी है। दूसरे को बोलते हैं गंगा जल है, पीना चाहिए। दूसरे को बोलते गंगा जल है, पीना चाहिए। और इतने कपड़े डाला गंगा के पानी में उतरने के लिए कि गंगा का पानी नरेंद्र मोदी के चमड़ी को नहीं लगना चाहिए। डॉक्टरों को पूछा कि चमड़ी को लगेंगे तो क्या होगा? चर्म रोग होगा। इतना 300 टाइम पोल्यूटेड पानी है गंगा का। 300 टाइम पोल्यूटेड पानी है गंगा का। वो चमड़ी को लगेगा, पोल्यूशन हो जाएगा, चमड़ी का बीमारी हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाने का पाखंड भी किया, मगर पानी लगने नहीं दिया। तो ये समझना जरूरी है। तो ये हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान का पाखंड खड़ा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, करने के लिए कुछ किया ही नहीं है। 4.5 साल तक कुछ किया ही नहीं है। तो किया होता तो बताने के लिए होता, कुछ भी नहीं किया। इसलिए योगी को आने वाले चुनाव में बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? ये सेमीफाइनल है और 2024 में फाइनल है। अगर आप सेमीफाइनल में बीजेपी को बदल दोगे तो फाइनल में नरेंद्र मोदी को भी बदला जा सकता है। ये बदलने की आप तैयारी करो और गांव-गांव में जाओ, बूथ लेवल पर जाओ, बूथ लेवल पर लोगों को तैयार करो, बूथ लेवल का संगठन बनाओ। इतनी बड़ी शक्ति होगी आपके पास, आप भारत का शासक वर्ग बन जाएंगे। हमने ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया,
ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को भारत का शासक वर्ग बनाने के लिए बनाया है। SC ST OBC माइनॉरिटी को भारत का शासक वर्ग बनाने के लिए बनाया है। इसलिए आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने क्षेत्र में जाकर इस तरह की तैयारी करेंगे और तैयारी करके काम करेंगे और सफलता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और उसके 31 पार्टी के जो लोग हैं, जो अभी 36 हो गए हैं, इसकी मदद करेंगे। ऐसी आशा करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो लोग इस जन आंदोलन को निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो कृपया जल्द से जल्द मंच पर आ जाएं। मैं कुछ नाम मेरे पास में आ गए हैं, मैं नाम लूंगा। माननीय सुशील कुमार जी हैं, प्रमोद कुमार जी, समता वर्मा, राजेंद्र कबीर जी, कपिल सिंह बौद्ध, अंजलि सिंह, रेखा वर्मा जी, ये तुरंत मंच पर आए और जो कुछ निधि है भेंट करें। साथियों, अभी ये रैली समाप्त हो गई है। जो अलग अलग जिले से और दूर दराज से साथी लोग आए हैं और जो लोग इनको लेकर आए हैं वो सभी शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और अनुशासन में रह करके दूसरा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को गौर करें और कोई भी साथी किसी का छूटना नहीं चाहिए। जिस गाड़ी का, जिस बस का, जिस वाहन का जो साथी मुखिया है वो अपना सभी लोगों की काउंटिंग करके और उनके साथ में लेकर के जाएगा। धन्यवाद। साथियों, 2000 रुपया मोहम्मद याकूब भाई इस जन आंदोलन को निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 100 रुपया राजेश पैंथर जी भेंट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर इधर देखिए मान्यवर। हेलो, हमारी बात समझ में आई? हिंदू वाला ठीक 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 आगे बढ़िए, ये समझ माननीय सलीम मंसूरी जी जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथियों, ये वंश कुमार गौतम जी हैं, इनके हाथ में 10 रुपया का सिक्का है, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो है। ये साहब को निर्माण निधि के तौर पर भेंट करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा ये संगमित्रा गौतम जी हैं, वंश कुमार गौतम जी, इनके हाथ में 10 का सिक्का है, वो भी डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब का इनमें तस्वीर है। सर देखो उधर देखो बेटा, ये लड़की उधर देखो, इधर ऐसे आप भी देखो, चलिए आप भी देखो, चलो उसको भी देखो। ठीक है, धन्यवाद। हो गया, आ जाओ। पांडे राम निवास बघेरू से हैं, जो विधानसभा व्यक्ति आप राष्ट्रव्यापी निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। पीछे राम निवास जी, उधर से माननीय शिव प्रकाश श्रीवास्तव जी, आप भी राष्ट्रव्यापी निर्माण निधि अपना भेंट कर रहे हैं। माननीय राम प्रकाश श्रीवास्तव जी, हमारा बेटा है। साइड और पीछे होइए, और पीछे होइए आप देखो साहब, इधर देख, इधर देखो। अरे वाह, क्या बात है। वाह भाई, हीरो बन गया भाई।